हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अम्ल, क्षारक एवं लवण यानी कि एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। और ये आपका चैप्टर 2 है, जैसा कि आपको पता होगा और आपको ये भी पता होगा कि ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और ये वीडियो आपका वन शॉट होने वाला है। इसमें इसका फुल एक्सप्लेनेशन और नोट्स प्लस में आपको सारा चीज डायग्राम के साथ बताया जाएगा, जो कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सारा चीज आपको इसमें एक ही साथ मिलेगा। लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, जो कि आपका आंसर इससे ढूंढ के लिखना है आपको, ठीक है। और सारे आंसर मिल जाएंगे आप लोगों को। और आपका जो एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन है उसका भी सोल्यूशन इसी से मिल जाएगा, ठीक है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो का लेंथ भी सबसे कम रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसे मैं 30 से 45 मिनट के अंदर ही कंप्लीट कर दूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के नाम से क्या है, अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो हम सबसे पहले इसमें अम्ल की बारे में बात करेंगे। अम्ल क्या है, इसका गुण क्या है। जैसे हर एक चीज का कुछ ना कुछ गुण होता है, तो अम्ल के क्या गुण है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। फिर क्षारक के बारे में, फिर लवण के बारे में, और बारी बारी से सारे चीजों को अच्छे से स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अम्ल यानी कि एसिड, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि लिटमस दो तरह का होता है, एक रेड और दूसरा ब्लू, ठीक है। तो ये नीले को यानी कि ब्लू को क्या में कन्वर्ट कर देगा, रेड में। बट रेड को रेड ही रखेगा, इसमें कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे ये एसिड है, अगर इस लिटमस को इसमें डाला जाएगा तो रेड वाला रेड ही रह जाएगा, ब्लू वाला क्या हो जाएगा, रेड में बदल जाएगा, ठीक है। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अगर मान लो कि ये वाटर है और इसमें हम एसिड को डाल देते हैं, ठीक है, तो ये क्या में बदल जाएगा, H+ आयन में बदल जाएगा। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एसिड्स के बारे में पता चल गया होगा। अगर आपको कोई डेफिनेशन लिखने को बोलता है तो आप इसे ही जोड़ के लिख सकते हो। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और ये जल में H+ आयन देते हैं। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ खट्टा होता है। अगर आप इतना भी लिख दोगे लाइन बाय लाइन तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एसिड के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि परबल अम्ल, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। HCl, H2SO4, HNO3, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक्सेट्रा। उसके बाद देखिए दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड, CH3, COOH, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एक्सेट्रा, ये सभी क्या है, आपके दुर्बल अम्ल है यानी कि वीक एसिड। आगे है सांद्र अम्ल, जिसमें अम्ल की अधिक मात्रा होता है जबकि जल की अल्प मात्रा होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल को हम कंसंट्रेटेड एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। तनु अम्ल, जिसमें अम्ल की अल्प मात्रा है, अल्प मतलब कम मात्रा है, जबकि जल की अधिक मात्रा है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि एसिड का सारा फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा, सारा प्रॉपर्टी, सारा गुण, सारा टाइप्स, ठीक है। और इसका कौन कौन सा उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम बेस के ऊपर, ठीक है, जिसे हम लोग क्षारक भी बोलते हैं। क्षारक क्या होता है, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। जिस तरह से अम्ल खट्टे होते थे, क्षारक क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस को नीला करेंगे, ठीक है। ये जलीय विलयन में क्या देंगे, OH- आयन देंगे, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, OH- आयन का हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। अब देखिए क्षारक के प्रकार को देख लेते हैं। परबल क्षारक, जैसे कि NaOH, KOH, CaOH का होल 2, तो ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है यानी कि परबल क्षारक। दुर्बल क्षारक यानी कि वीक बेस क्या होते हैं, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्षार, क्षार क्या होते हैं, जिसे हम अल्कली भी बोलते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो क्षार जल में घुल जाते हैं उसे हम क्षारक बोलते हैं। NaOH, KOH, MgOH का होल 2, एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद देखिए लवण यानी कि सॉल्ट। सॉल्ट क्या है, जैसा कि हमने अम्ल जाना, क्षारक जाना, उसी तरह से क्या जानेंगे, लवण यानी कि सॉल्ट। अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, लवण बोलेंगे। देखिए एसिड और जो बेस होते हैं, अम्ल और क्षारक, आपस में जब रिएक्शन कर लेते हैं क्या बनता है, लवण बनता है यानी कि सॉल्ट। उदाहरण क्या है, NaCl, KCl, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने अम्ल, क्षारक और लवण तीनों के बारे में स्टडी कर लिया, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सूचक। सूचक क्या होता है, जिसे हम इंडिकेटर्स बोलते हैं। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे हम अम्ल, क्षारक या लवण है या नहीं है उसका पता लगाते हैं। हर चीज को हम टेस्ट करके नहीं बता सकते हैं, हर चीज को हम छू नहीं सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आप एक साइंस के स्टूडेंट हो या आप साइंस में इंटरेस्ट रखते हो, तो आपको ये पता होगा कि केमिस्ट्री लैब में बहुत तरह के केमिकल्स होते हैं जिसे हम डायरेक्ट ही चख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है। तो हम उसे चेक करके पता लगाते हैं। तो ये इंडिकेटर्स का काम होता है। देखिए
सूचक दिए गए विलयन में अम्ल क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं। इसका रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदलता है, जिस कारण से हम पता लगा पाते हैं कि ये क्या है। तो सूचक के बारे में समझ गया, ये इंडिकेटर्स होते हैं जो कि बता देते हैं कि ये अम्ल है, क्षारक है या लवण है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं सूचक के प्रकार। तो सूचक 3 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक सूचक, दूसरा है आपका कृत्रिम सूचक जिसे संश्लेषित सूचक भी बोलते हैं, और तीसरा है गंधीय सूचक। ठीक है, तो प्राकृतिक सूचक क्या है? ये पौधों में पाए जाते हैं, ये नेचुरल रूप से पाए जाएंगे, जैसे कि लिटमस हो गया, लाल पत्ता का गोभी हो गया, हाइड्रेंजिया हो गया, ये एक पौधा होता है। उसके बाद हल्दी हो गया, ये सभी क्या है? प्राकृतिक सूचक। दूसरा क्या है? कृत्रिम सूचक। ये रसायन पदार्थ है, मेथेल ऑरेंज, फेनाफ्थिलीन, ये सभी क्या है आपके? कृत्रिम सूचक। थर्ड है गंधीय सूचक, यानी ये गंध देख के बताएंगे कि ये क्या है। इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। ठीक है, जैसे कि प्याज, लौंग का तेल एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हमने सूचक के प्रकार को जाना, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। ठीक है, चलिए इसका एक टेबल है, उस टेबल को हम लोग देख लेते हैं। इस टेबल में सूचक है, इधर देखिए रंग गंध में परिवर्तन अम्ल के साथ, और इधर आपका रंग गंध में परिवर्तन है क्षारक के साथ। तो देखिए प्राकृतिक सूचक जैसे कि लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया के फूल का रस अगर लेते हैं तो लिटमस पेपर लाल, इसमें जो है वो लाल ही रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा क्षारक में। लाल पत्ता गोभी का रस यहाँ लाल रहेगा, यहाँ हरा हो जाएगा। हल्दी कोई बदलाव नहीं करेगा, बट यहाँ क्या हो जाएगा? क्षारक में लाल हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कभी आपके शर्ट पे हल्दी वगैरह गिर जाती है, तो अगर उसके ऊपर साबुन लगाते हो तो साबुन एक क्षारक पदार्थ है, तो वो कैसा हो जाता है? थोड़ा लाल टाइप का हो जाता है। हाइड्रेंजिया के फूल का रस ये इसमें नीला रहेगा, और इसमें क्या हो जाएगा? गुलाबी। उसी तरह से कृत्रिम सूचक में देखिए फेनाफ्थलीन क्या हो जाएगा? रंगहीन, यानी कि ये कोई कलर नहीं दिखाएगा, बट यहाँ पे क्या दिखाएगा? गुलाबी। यहाँ पे ये लाल दिखाएगा और यहाँ पे पीला। उसी तरह से गंधीय सूचक क्या होगा? प्याज का रस है, इसमें तीक्ष्ण गंध देगा, इसमें कोई गंध नहीं। वेनिला में इसमें समान गंध रहती है, इसमें कोई स्मेल नहीं। लौंग का तेल जो है सो अम्ल में डालेंगे तो ये समान गंध देगा, लेकिन यहाँ पे कोई गंध नहीं देगा। तो देखिए कितनी आसानी से हमने इस चार्ट के माध्यम से सभी का फंक्शन जान लिया है। ठीक है, आपको अभी तक सिर्फ लिटमस के बारे में पता होगा, लेकिन यहाँ देखिए बहुत सारा चीज है। लिटमस और हल्दी आप जानते होंगे, बट यहाँ पे नया नया चीज दिया हुआ है। तो यही 10 क्लास का खास बात है कि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है हमारा अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण क्या होता है? जैसे अम्ल का भौतिक गुण तो टेस्ट में खट्टा होता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्षारक का भी कुछ गुण है। देखिए धातु की अभिक्रिया, अम्ल और क्षारक के साथ धातु कैसे अभिक्रिया करते हैं? तो देखिए अम्ल के साथ और यहाँ क्षारक के साथ। तो देखिए अम्ल जो है सो धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लें, यहाँ पे HCl है, HCl जब रिएक्ट करेगा जिंक से, तो पता है आपको कि जिंक क्या है? धातु है। तो यहाँ पे जिंक जो है सो क्लोरीन से रिएक्शन कर लेगा तो जिंक क्लोराइड बनाएगा, और यहाँ से हाइड्रोजन है सो अलग हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन गैस बनाएगा। उसी तरह से क्षारक व धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस ही बनाएगा, सेम सेम। तो यहाँ देखिए अगर यहाँ पे कोई जिंक है जो कि धातु है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेगा और सोडियम जिंकेट बना देगा, और प्लस यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से निकल जाएगा और हाइड्रोजन गैस बना देगा। धातु का अभिक्रिया क्षार के साथ ज्यादा नहीं होता है, ये आपका स्पेशल केस है। अगला टॉपिक है हमारा पॉप टेस्ट। देखिए पॉप टेस्ट क्या होता है? हाइड्रोजन गैस से निहित प्रकनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए इस बात को अच्छे से समझते हैं। अगर कोई रिएक्शन होती है और रिएक्शन के दौरान आपका हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो वहां पर अगर जलती हुई मोमबत्ती को आप रखोगे तो वहां पे एक पॉप साउंड यानी पट पट का साउंड सुनाई देगा, और वो पॉप पॉप का साउंड क्या होता है? आपका हाइड्रोजन गैस का फटना होता है। ठीक है, वो जलता है तो पॉप पॉप साउंड के साथ बजता है, तो वही है आपका पॉप टेस्ट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया। तो क्या होता है? देखिए ये अम्ल के साथ कैसे करेगा और क्षारक के साथ। तो देखिए क्षारक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है, यहाँ पे क्लियर लिख दिया है, तो इसके बारे में ज्यादा दिमाग हम लोग को लगाना भी नहीं है। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। ठीक है, देखिए अम्ल की जगह पे HCl ले लिए, धातु कार्बोनेट Na2CO3। देखिए CO3 का मतलब होता है कार्बोनेट। उसके बाद ये क्या बनाएगा? NaCl यानी कि लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनाएगा? जल यानी कि H2O। उसके बाद अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा। तो देखिए अम्ल की जगह पे हम HCl लिए और धातु बाइकार्बोनेट की जगह पे NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम है। ठीक है, या सोडियम है तो धातु है और बाइकार्बोनेट यानी HCO3, तो इसके साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनाएगा? लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और जल बनाएगा। ये दोनों रिएक्शन सेम होंगे, बस यहाँ बैलेंसिंग का प्रॉब्लम आ जाता है तो उसे आपको बैलेंस करना होगा।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे एक टॉपिक है चूने के पानी का टेस्ट। अब चूने के पानी को टेस्ट कैसे करेंगे? उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। देखिए यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना, अगर हम इसे उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करते हैं तो दूधिया हो जाता है। दूधिया यानी कि दूध का कलर का। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से तो ये क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि सफेद अवक्षेप होता है। और क्या है? H2O। इसका एक एग्जांपल हमारे घरों में जो सफेदी होती है, यानी जो चूने से जो हम लोग आपका पोचाड़ा हो जाता है, वो देखिएगा कि 2 से 3 दिन में वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? सफेद अवक्षेप बना देता है, पपड़ी टाइप का। और उसके बाद उसमें लाइटिंग आ जाती है, यानी वो दूध के कलर का दिखने लगता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर क्या होगा? जब कैल्शियम कार्बोनेट में हम ज्यादा से ज्यादा CO2 डाल देंगे तो क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग किससे? CO2, जो कि ज्यादा है, तो क्या बनेगा? CaHCO3 का होल 2 बनेगा, जो कि जल में घुलनशील होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। तो फर्स्ट में हम लोग जान रहे थे कि अम्ल क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? लवण और जल। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जिसका डेफिनेशन देखिए दिया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है सो पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि बताएं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, जिसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसमें इसका क्या एग्जांपल है। तो यहाँ देखिए NaOH ये आपका क्षारक है और HCl ये आपका अम्ल है। तो अम्ल और क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो NaCl प्लस H2O बनेगा। ठीक है, ये सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके NaCl बना लेगा और ये हाइड्रोजन जो है सो OH के साथ करके H2O बना लेगा। ठीक है, चलिए कुछ यहाँ पॉइंट दिया हुआ है। क्या है? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक जब रिएक्शन करेगा तो जब अम्ल प्रबल होगा तो अम्लीय लवण तैयार होगा और क्या बनेगा? जल बनेगा। उसके बाद देखिए दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक रहेगा तो क्षारीय लवण बनेगा और क्या बनेगा? जल। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक जब रहेगा तो उदासीन लवण बनेगा और जल बनेगा। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक रहेगा तो उदासीन लवण और जल बनेगा। तो देखिए ये दोनों में सेम होगा, इसमें जो ज्यादा मात्रा में होगा उसी का लवण बनेगा। अगर अम्ल प्रबल है तो अम्लीय और क्षारक प्रबल है तो क्षारीय लवण बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं? तो देखिए धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल क्या बनेगा? लवण और जल। यहाँ भी सेम प्रोसेस होगा। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड ये आपका धातु ऑक्साइड है और एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है? कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का नीला रंग हो जाता है। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, उदाहरण कॉपर ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसके साथ भी आप रिएक्शन करा सकते हैं। किसको? HCl को, H2SO4 यानी कि एसिड को। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पे अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षार क्या बनाएगा? लवण और जल। तो देखिए अधात्विक ऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्षार क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे रिएक्शन करके क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, जल। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। अधात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वे अम्लीय होते हैं। ठीक है, नेचर में कैसे होंगे? अम्लीय होंगे और विद्युत धारा को फ्लो कराते हैं। ठीक है, अपने से होकर जाने देते हैं। अब जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक का क्या होता है? तो पहला पॉइंट दिया हुआ है जल की उपस्थिति में H+ आयन उत्पन्न होते हैं। अम्ल जो है वो जल में उपस्थित रहेगा तो क्या मिलेगा? H+ आयन। देखिए H+ आयन को H3O+ आयन भी बोलते हैं, जिसका पूरा नाम है हाइड्रोनियम आयन। देखिए H+ और H2O जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? H3O+। उसके बाद देखिए HCl के साथ H2O रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? H3O+ और Cl-। ठीक है, चलिए इसी का दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है जल की उपस्थिति में क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, क्या देगा? OH- आयन। यहाँ देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जल के साथ रिएक्शन करके क्या दे रहा है? Na+ और OH-। अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो जल के साथ रिएक्शन करके क्या देगा? Mg2+ और OH-। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे देखते हैं
सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाने समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। आपको यहाँ समझिए कि एक प्रिकॉशन बता रहा है कि कैसे आपको अम्ल और क्षारक को जल में मिलाना चाहिए। आप हमेशा ज्यादा मात्रा में जल ले ले और उसमें धीरे धीरे ड्रॉपर से धीरे धीरे अम्ल या क्षारक को डाले। देखिए यहाँ पे अम्ल है तो अम्ल में जल को नहीं मिलाना है वरना आग लग जाएगी, ये बर्तन फट सकता है क्योंकि शीशा का रहता है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा हीट रिलीज होता है यानी ऊष्मा का उत्पादन होता है। ये अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी होती है। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे आप पहले जल ले लेंगे। देखिए यहाँ पे रॉन्ग पोर्शन दिखाया गया है और यहाँ पे राइट पोर्शन दिखाया गया है। तो पहले आप जल ले लेंगे और जल में धीरे धीरे आप अम्ल को डालेंगे। इससे क्या होगा कि पानी धीरे धीरे डाइल्यूट होते जाएगा, डाइल्यूट एसिड बनते जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है। सांद्र अम्ल में जल को मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण असफलित हो सकता है। ठीक है, यानी कि जो हम बना रहे होंगे, जो क्रियाकलाप कर रहे होंगे वो खराब हो सकता है, बाहर आ जा सकता है तथा आप जल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा आग लग सकती है उसमें। साथ ही क्या हो सकता है, स्थानीय ताप के कारण कांच का बर्तन टूट सकता है, जैसा कि मैं अभी बता रहा था। ठीक है, तो ये सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जल को अम्ल में डालने से मिश्रण असफलित होकर बाहर आ सकता है। ये छोटा सा पॉइंट दिखा दिया गया है। उसके बाद स्थानीय ताप के कारण जो बर्तन होता है वो टूट सकता है। ये थोड़ा उसका शॉर्ट फॉर्म दे दिया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे उन सारे चीजों को एक ही जगह पर रख दिया गया है। तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, और धात्विक ऑक्साइड के साथ भी लवण और जल ही देगा। ठीक है, उसके बाद देखिए धातु बाइकार्बोनेट के साथ लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल देगा। यहाँ पे क्या है, क्षारक के साथ क्या देगा, लवण और जल देगा। उसके बाद देखिए धातु कार्बोनेट के साथ क्या देगा, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो ये अम्ल की अभिक्रिया की बात हो गई। उसके बाद देखिए क्षारक की अभिक्रियाएं, ये धातु के साथ लवण और हाइड्रोजन गैस देगा। ये अधात्विक ऑक्साइड के साथ भी लवण और जल देगी। धातु बाइकार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करेगी। अम्ल के साथ लवण और जल, धातु कार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करेगी। तो आपने देखा कि ये छोटे से चार्ट में सारा डिटेल्स दे दिया हुआ है। अब इस चार्ट को नोट कॉपी में अच्छे से सजा के लिख लोगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं अम्ल व क्षारक में समानताएं, क्या समानता है इस दोनों में। तो देखिए दोनों आयन देते हैं, ये H+ आयन देता है और ये OH- आयन देता है। ठीक है, जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो तनुकृत हो जाता है, यानी वो पतले हो जाते हैं। ठीक है, वो कमजोर हो जाते हैं। जल में मिलने पर आयन की सांद्रता H3O+ हो या फिर OH- हो, ये प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। ठीक है, जल में मिलाने पे इसका जो मान है कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन और OH- आयन की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, ज्यादा आयन होगा ये तो ज्यादा अम्लीय, ज्यादा OH- आयन होगा तो ज्यादा क्षारीय, कम होगा तो कम, ये भी कम होगा तो कम। ठीक है, किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। देखिए एक ऐसा इंडिकेटर आता है जिसे हम यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं, सार्वभौम सूचक। ठीक है, अनेक सूचकों का मिश्रण होता है ये, और इसमें जिस तरह का आप लिक्विड डालोगे वो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के अकॉर्डिंग उसे सेट कर देगा। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे आता है पीएच स्केल। किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। अगर पीएच स्केल का आपका डेफिनेशन पूछा जाएगा तो आप इसी तरह से बता देना। ठीक है, पीएच में पी क्या है, पुषांश है, जिसे हम पोटेंस बोलते हैं, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। अगर पीएच 7 के बराबर है तो जो विलयन है क्या है, उदासीन होगा। पीएच जो है 7 से कम होगा तो ये अम्लीय होगा। पीएच 7 से अधिक होगा तो क्या होगा, ये क्षारीय होगा। ठीक है, यह स्केल 0 से लेके 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, देखिए दुर्बल अम्ल, अगर H+ की आयन की मात्रा घटेगी तो ये दुर्बल हो जाएगा, और H+ आयन की मात्रा इधर बढ़ती है तो ये प्रबल अम्ल हो जाएगा। प्रबल अम्ल है HCl, H2SO4 और HNO3। दुर्बल अम्ल है CH3COOH, उसके बाद H2CO3। ठीक है, उसी तरह से आगे देखते हैं क्षारक के बारे में। OH- आयन इधर अगर बढ़ता है तो ये प्रबल क्षार होगा, और इधर घटता है तो ये दुर्बल क्षार। NH4OH क्या है, दुर्बल क्षार है। और इधर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, प्रबल क्षार है, और ये दुर्बल क्षार है। ठीक है, तो ये अम्ल वाला हो गया, ये क्षारक वाला हो गया। उसके बाद देखिए बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, यानी 7 से 0 की ओर जाएगा। अब बढ़ती हुई क्षारक की प्रकृति, यहाँ देखिए ये 7 से 14 तक जाएगा। बीच में 7 के पास क्या रहेगा, उदासीन।
इधर H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होगा जैसे जैसे इधर जाइएगा, और इधर क्या है, H+ आयन की सांद्रता में कमी आएगी। ठीक है, तो देखिए कुछ पदार्थों का पीएच स्केल यहाँ दर्शाया गया है। ठीक है, आप इसे ध्यान से देख के समझ सकते हो। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला बहुत प्यारा सा टॉपिक है हमारा, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। क्या होता है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व? जैसे कि हमने अभी पीएच पढ़ा, पीएच स्केल के बारे में जाना, तो उसका महत्व क्या है? देखिए पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक है, जो पौधे होते हैं और जो पशु हैं वे पीएच के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर जो है वो 7 से लेके 7.8 पीएच प्रास यानी कि रेंज के बीच कार्य करता है। अच्छा, एक पॉइंट और दिया है, अगर वर्षा के जल के जो पीएच मान है वो 5.6 से कम हो जाती है तो क्या होता है, अम्लीय वर्षा। ठीक है, जिसे हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बताएं कि अम्ल वर्षा क्या है या एसिड रेन क्या है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में है मिट्टी का पीएच। अब मिट्टी का पीएच मान इसलिए चेक किया जाता है क्योंकि अगर उसमें ज्यादा अगर एसिड का मात्रा होगा, ज्यादा अम्लीय होगा उसका जो मिट्टी, तो वहां पे जो छोटे जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और वो नष्ट हो जाने के कारण वहां पे फसल अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि वहां पे नाइट्रोजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता है मिट्टी के अंदर, जड़ में। ठीक है, अब देखिए हमारे पाचन तंत्र का पीएच, हमारा उदर यानी कि जो स्टोमक होता है, पेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, अपच की उपस्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द व जलन अनुभव होता है। कभी कभी आपने देखा होगा, जिसे हम एसिडिटी का नाम देते हैं, कि अधिक मात्रा में HCl निकल जाए, आप सही टाइम पे भोजन नहीं करोगे, नाश्ता नहीं करोगे, तो क्या हो जाएगा, एसिड निकल जाएगा और वो जलन और दर्द देने लगेगा। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एक एंटासिड जैसे कि क्षारकों का उपयोग किया जाता है, जो हम इनो पीते हैं। ठीक है, अम्ल की अधिक मात्रा को ये उदासीन कर देता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका नाम होता है, जैसे हम अगर इनो पीते हैं, देखते हैं ना कि जब जलन होता है पेट में या थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, गैस टाइप का बन जाता है, तो इनो का इस्तेमाल किया जाता है। वो क्या करता है, अम्लीय माध्यम को क्षारीय में बदलने का क्षमता रखता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। पीएच परिवर्तन अगर होता है तो हमारे दांत सड़ने लगते हैं। मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांत का क्षय प्रारंभ हो जाता है, इसलिए हम लोग कोलगेट से मुंह धोते हैं। कोलगेट में क्षारक पदार्थ होते हैं जो कि पीएच 5.5 से कम होने नहीं देते हैं। ठीक है, ये इससे अधिक ही रखेंगे। देखिए यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दिया हुआ है। दांतों का इनमेल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन अगर मुंह का जो पीएच मान है 5.5 से कम हो जाता है तो ये संक्षारित होता है, यानी कि खराब होने लगता है। ठीक है, क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अत्यधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। जो दंत मंजन हम यूज करते हैं, जिसे हम कोलगेट कहते हैं या कोलगेट का पाउडर कहते हैं, डाबर रेड पेस्ट का जो आता है आपका दंत मंजन, उस सभी का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, हमारे जो मुंह का जो पीएच मान है, जो अम्लीय मान है, वो उदासीन में रखने का प्रयास करता है। ठीक है, चलिए आगे एक और पॉइंट दिया है, पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। देखा होगा आपने कि मधुमक्खी, चींटी या फिर उस तरह के कुछ कीड़े होते हैं जो अगर आपको काट देते हैं तो आपको जलन होने लगता है, वहां पे सूजन हो जाता है। तो एक्चुअल में क्या करते हैं, तो वो एसिड को छोड़ देते हैं। देखिए मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग पर बेकिंग सोडा के उपयोग से आराम मिलता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि बेकिंग सोडा अगर हम लगा देते हैं तो वहां पे आराम मिलता है। कोलगेट भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, बहुतों से सुना होगा आपने कि वहां पे गोबर लगा दिया जाता है, गाय का जो गोबर है, तो एक्चुअली में वो नेचुरल रूप से उसमें पाया जाता है आपका क्षारक, जिस कारण से वहां पे दर्द कम हो जाता है। ठीक है, अगला एक पॉइंट दिया है नेटल। नेटल के डंक वाले बाल मेथेनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं। ठीक है, ये नेटल एक तरह का समझिए कि कोई जीव है, उसका डंक अगर आपके शरीर में चल जाता है तो इससे जलन बहुत ज्यादा होता है। इसका इलाज के लिए डंक वाले स्थान पर क्या करना होगा, डाक पौधा, एक डाक का पौधा होता है, उसकी पत्ती को रगड़ दिया जाए या उसका रस को डाल दिया जाए तो ठीक हो जाएगा। देखा होगा आपने बहुत सारे मूवी में पेड़ पौधे की पत्तियों से कुछ इलाज होता है, तो ये इसी तरह का इलाज है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं लवणों का पीएच। परबल अम्ल और परबल क्षारक रहेगा तो इसका जो उदासीन लवण रहेगा और इसका पीएच मान क्या रहेगा, 7। परबल अम्ल और दुर्बल क्षार जब रहेगा अम्लीय लवण बनेगा और इसका पीएच मान 7 से कम होगा। परबल क्षार और दुर्बल अम्ल जब रहेगा तो ये क्षारीय लवण होगा और इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है साधारण नमक से रसायन। एक्चुअल में साधारण नमक जो होता है वो उदासीन होता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं नमक का, NaCl। ठीक है,
ये आपका साधारण नमक है, सोडियम क्लोराइड। तो इसी का उपयोग करके बहुत सारा चीजों को बनाया जाता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ इन सभी का फॉर्मूला है NaOH, विरंजक चूर्ण का है CaOCl2, बेकिंग सोडा का है NaHCO3, उसके बाद धोने वाला सोडा का है Na2CO3 × 10H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का है CaSO4 × ½ H2O। ठीक है, तो ये आपका साधारण नमक से तैयार होने वाले कुछ महत्वपूर्ण रसायन है जिसका इस्तेमाल हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा होता है, और ये इसका फार्मूला है। तो आप इसे अच्छे से याद कर लोगे। एग्जाम में ये सभी का डायरेक्ट फार्मूला पूछ देता है, डायरेक्ट बेकिंग सोडा का फार्मूला पूछ देगा, बोलेगा कि इसका उपयोग बताएं। ठीक है, धोने वाला सोडा का उपयोग, तो ये सफाई में यूज होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हड्डी को स्टेबल करने के लिए, अगर टूट जाता है, फ्रैक्चर होता है तो उसके स्टेबल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पुट्टी वगैरह भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही कॉम्पोजिशन है, इसी का एक अलग रूप है जो हमारे घरों में दीवार पर लगाया जाता है। चलिए हम शुरुआत करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या फंक्शन है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी कि जो लवण जल होता है वहां से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, तो आप इसे लिख सकते हो डायरेक्ट। तो देखिए सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड को जब H2O में डाला गया, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी डाला गया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये कन्वर्ट हो गया, प्लस यहाँ से Cl2 अलग हो गया और H2 अलग हो गया। ठीक है, तो ये जो Cl2 है ये आपका क्लोरीन गैस है, तो क्लोरीन गैस निकलता है तो उसे हम क्लोर क्षार प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, एनोड पर Cl2 बन जाएगा गैस, और कैथोड पर क्या बनेगा? H2 गैस। तो कैथोड के पास NaOH बनता है। तो इस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। देखिए इसका जो इस्तेमाल है, उपयोग है, कहाँ कहाँ है? ईंधन मार्गरीन में Cl2 को बनाने में यानी क्लोरीन को बनाने में यह क्या करता है? जल की स्वच्छता, PVC, CFC को बनाने में भी काम आता है। HCl बनाने में, ये इस्पात की सफाई, औषधियां बनाने में, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, ये धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन कागज बनाने के लिए फैक्ट्री में काम आता है। ठीक है, Cl2NaOH जो विरंजक चूर्ण है, ये घरेलू विरंजक, वस्त्र विरंजन के लिए काम आता है। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसका इस्तेमाल फैक्ट्री से लेके, घर से लेके आम जीवन में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं विरंजक चूर्ण। शुष्क बूझे हुए चूने यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। देखिए शुष्क बुझा हुआ चूना में क्लोरीन से अभिक्रिया करा दिया तो ये CaOCl2 बना और H2O बना। ठीक है, इसका उपयोग देखिए वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजक के लिए, कागज की फैक्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लकड़ी के मज्जा के विरंजक के लिए। ठीक है, कलर वगैरह के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, सफाई के लिए भी। थर्ड है रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा आप सभी के घरों में यूज होता होगा, होटल वगैरह में, रेस्टोरेंट वगैरह में यूज होते हैं, और भी अलग अलग जगह पे ये यूज होता है। तो बेकिंग सोडा कैसे बनेगा? देखिए NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड में हम जल, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 से अभिक्रिया कराते हैं तो NH4Cl बनता है और ये NaHCO3 बनता है, बेकिंग सोडा। ठीक है, यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इससे निम्न अभिक्रिया होती है। अगर आप इसे ले लोगे खाना बनाते समय और किसी चीज में डाल दोगे, आटा में, मैदा में, तो क्या होगा? हीट होने पर ये Na2CO3 बनेगा और H2O भी बनेगा और CO2 बनेगा, और यही जो CO2 होता है ब्रेड वगैरह को फुलाने में काम आता है। तो चलिए आगे देखते हैं इसका उपयोग क्या है। बेकिंग पाउडर बनाने में इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पावरोटी या केक में खमीर उठ जाता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। जैसे कि आपने ब्रेड देखा होगा, देखिए यहाँ थोड़ा सा सटा के लिखा हुआ है। देखिए ये क्या होता है ना, केक, पावरोटी और कुछ खाने वाले पदार्थ में जब हम लोग डालते हैं खस्ता हो जाता है और ऊपर उठ जाता है। ठीक है, इस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। यह एंटासिड का एक संघटक है, जो एंटासिड बनता है, इनो वगैरह बनता है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। आग बुझाने वाले जो सिलेंडर होते हैं वहां जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो इसी अभिक्रिया से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसी को इकट्ठा करके भर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा धोने का सोडा। जो हमारे घर में सर्फ यूज होते हैं वही चीज है ये, Na2CO3 × 10H2O, ये इसका फॉर्मूला है। डायरेक्ट आप फॉर्मूला को याद कर लोगे, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के पूर्ण क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। अगर सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण कर दिया जाए तो यह धोने का सोडा प्राप्त हो जाएगा। यह एक क्षारीय लवण है। सोडियम कार्बोनेट को अगर हम 10H2O के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो ये अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, यहाँ पे ये 10H2O का मतलब होता है वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वाटर के
10 मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, यानी 10 अणु हैं जो अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं Na2CO3 × 10H2O। और ये आपका सर्फ है, समझिए कि धोने का सोडा। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में यानी कि फैक्ट्री में। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में किया जाता है। बोरेक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ होता है, ठीक है। इसका उपयोग घरों की सर सफाई के लिए भी करते हैं हम लोग। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, सर्फ, ठीक है, जिसमें हम लोग कपड़े को धोते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला है CaSO4 × ½ H2O। जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, जिप्सम एक पदार्थ है, तो इसे जब हम लोग गर्म करते हैं 373 केल्विन पर, तो जल के अणुओं को त्याग देता है और क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट या फिर अर्धहाइड्रेट पॉप बनाता है, ठीक है। यह सफेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस पदार्थ बनता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन है CaSO4 × ½ H2O। यहाँ पर 3/2 H2O 1½ H2O का जो मॉलिक्यूल्स के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, जिप्सम। और जिप्सम को जब हम गर्म कर देंगे तो ये क्या बना देगा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देगा, जिसे हम लोग पॉप बोलते हैं, ठीक है। आप इस रिएक्शन को अच्छे से याद कर लोगे, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके ये क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं तो आप इसे याद रख लोगे, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, समझिए BBI क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसका उपयोग देखिए, इसका इस्तेमाल कहाँ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए करते हैं, ठीक है। इसका उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिस्टलन का जल। देखिए, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा था। और यहाँ पे है एग्जांपल, देखिए CuSO4 × 5H2O, तो यहाँ पर जल के 5 अणु है। Na2CO3 × 10H2O, यहाँ पे क्रिस्टल के 10 अणु है। यहाँ पे देखिए 2H2O, तो यहाँ पे 2 अणु है, ठीक है। ये वाला चीज को नोटिस करना है आपको, ये 10 और ये 5, यही क्रिस्टलीय जल है। और यहाँ पे कोमा नहीं होगा, यहाँ पे इनटू होगा, पॉइंट होगा छोटा सा, ठीक है। यहाँ पर भी पॉइंट होगा। और यहाँ पर आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। पूरे के पूरा चैप्टर आपका एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मैंने बहुत प्रयास किया इसे कम से कम समय में बनाने के लिए, लेकिन एक्सप्लेनेशन और ये इतना लॉन्ग चैप्टर है कि इससे कम में होना इम्पॉसिबल था, ठीक है। फिर भी कोई बात नहीं। और यहाँ पे आप इसका क्वेश्चन आंसर को देख लो। यहाँ पे ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन 10 तक। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ये सभी आप कर लोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप अपना NCERT का सारा चीज बना लोगे ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ, ठीक है।